Hello and welcome to Jupiter E-Class. I am Deepak Kumar, PGT Mathematics and PGT Computer Science. आज का यूनिट होने वाला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तक हमने ऑलरेडी इस वन शॉट के सेशन में 2 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग और दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और कंप्यूटर नेटवर्क से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। अब यूनिट 3 है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक्चुअली इसको 3 अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, ठीक है। सेकेंड चैप्टर एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और जो थर्ड होने वाला है माई एसक्यूएल इंटरफेस विथ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। समझते हैं डेटाबेस होता क्या है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को। अब चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, तो हम लोग पहले देखते हैं डेटाबेस बोलेंगे किसको। तो स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें जो वर्ड आया है स्ट्रक्चर्ड, यही इसका डेफिनेशन है। स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड? का मतलब वह डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में स्टोर किया गया है ताकि उसको इफिशिएंटली मैनिपुलेट किया जा सके। जब ज़रूरत पड़े आसानी से उसको अपडेट किया जा सके, जब ज़रूरत पड़े आसानी से उसको रिट्रीव किया जा सके। तो सिंपल सा डेटाबेस का डेफिनेशन क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, डेटाबेस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? डेटाबेस बनाने की हालांकि ज़रूरत, जो मेन ज़रूरत थी वो यही था कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग कैसे स्टोर कराएं ताकि उसको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं। एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट एंड रिट्रीवल। इफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट एंड रिट्रीवल, इसका रिट्रीव करना, एक्सेस करना, फिल्टर करना, बाहर निकालना डेटा को आसान हो। और डेटा मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज कर पाना। अब डेटा मैनेजमेंट में आ जाता है नया डेटा आप इंसर्ट करना, पुराने डेटा में कुछ अपडेट करना, तरह तरह के फिल्टर लगाना, ये सारी चीज़ें डेटा मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगी। सपोर्ट फॉर डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अब डेटा सिक्योरिटी का मतलब पता है आप लोगों को, डेटा हमारा सिक्योर्ड रहे, इसके लिए हम लोग DBMS का भी यूज करते हैं, इसलिए भी यूज करते हैं। एंड वन पॉइंट इज डेटा इंटीग्रिटी। व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी? डेटा इंटीग्रिटी एक्चुअली रेफर्स द 3 words, that is the accuracy, consistency and reliability of data, ठीक है। तो डेटा इंटीग्रिटी की अगर मैं बात करूं तो ये 3 वर्ड को रेफर करेगा। इंटीग्रिटी से 3 वर्ड समझ में आता है। एक तो डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा हमारा कंसिस्टेंट। डेटा कंसिस्टेंट कहने का मतलब ये हो, जो डेटा वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग शो ना करे। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर एक रियल टाइम एग्जांपल लेता हूं। नॉर्मल फाइल सिस्टम में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। मान लीजिए कि स्कूल का ही मैं एग्जांपल लेता हूं। स्कूल में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एडमिशन डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, आपके क्लास टीचर के पास आपका डेटा है, आपके एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में आपका डेटा है। आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया और आपने अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारा नया मोबाइल नंबर ये है, और उसने अपने रजिस्टर में नया मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या एडमिशन डिपार्टमेंट में वो नंबर अपडेट हो पाया? नहीं। तो जब ज़रूरत पड़ेगी, जब देखा जाएगा जो आपका नंबर क्या है, तो 2 अलग अलग जगह पे आपका अलग अलग नंबर शो करेगा। इसको बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब डेटा अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू शो कर रहा है, इसका मतलब डेटा इनकंसिस्टेंट है।
तो डेटाबेस इसको ओवरकम करता है। इसमें डेटा कंसिस्टेंट होगा, एक जगह अपडेट करने पे बाकी जगह भी अपडेट आएगा। सेकेंड थिंग, एक्यूरेसी, डेटा क्लीन हो, एक्यूरेट हो। थर्ड, रिलायबिलिटी। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा डेटाबेस के अंदर अभी तक, जो डेटाबेस में डेटा मैनेजमेंट का काम होगा, डेटा रिट्रीवल, फास्ट रिट्रीवल, इजी रिट्रीवल होगा, डेटा को आसानी से अपडेट किया जा सकेगा, ये सारे चीज़ों बिना किसी इशू के हो, इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। तो डेटा, अगर मैं बोलता हूँ डेटा इंटीग्रिटी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेटा इज कंसिस्टेंट, डेटा इज एक्यूरेट एंड डेटा इज रिलायबल। तो इंटीग्रिटी एक्चुअली ये तीन वर्ड को रेफर करता है, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। और ऑलरेडी आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मेंशन है। फैसिलिटेशंस ऑफ कनकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, रेलवे तत्काल टिकट का सिस्टम। अब एट अ टाइम इंडिया के अंदर अगर मैं मान लो थाउजेंड्स ऑफ रेलवे स्टेशन है, आईआरसीटीसी के मिलियंस ऑफ यूजर है, एट अ टाइम उसने वो क्या करता है, 10 बजे 11 बजे जो टाइम दिया गया है उसमें तत्काल को एक्सेस करने का कोशिश करता है, फॉर्म फिल करता है और सब कुछ अपडेट होता है एक डेटाबेस के अंदर। इसको बोलते हैं कनकरेंट एक्सेस। ये पॉसिबल हो पाया है डेटाबेस के कारण, नॉर्मल फाइल सिस्टम के बस की बात ये नहीं है। तो एक ही समय में मल्टीपल यूजर एक चीज़ को एक्सेस कर सके, इसके लिए भी डेटाबेस का यूज किया जाता है। आई थिंक आप लोगों को नीड फॉर डेटाबेस समझ में आया होगा, डेटाबेस को क्यों यूज करते हैं। इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ यूजिंग डेटाबेस, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं डेटाबेस के यूज करने का। चलिए एक एक बेनिफिट्स को समझते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस, इफिशिएंट डेटा एक्सेस, डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, कनकरेंट एक्सेस एंड क्रैश रिकवरी। डेटा इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या होता है, एक डेटा दूसरे डेटा से इंडिपेंडेंट रहेगा। इफिशिएंट डेटा, डेटा एक्सेस करने के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपको नॉर्मल, आपके पास कोई एक्सेल फाइल है, मैं उसमें कुछ कंडीशंस ऐसे लगा दूं कि हमको सिर्फ और सिर्फ ऐसा डेटा चाहिए जिसका ऐसे लोगों का नाम चाहिए और रोल नंबर चाहिए जिसका नाम ए से शुरू होता है और जेड से ख़त्म होता है। तो आपके पास ऐसे कोई बने बनाए प्रोग्राम नहीं है, बने बनाए फंक्शंस नहीं है, लेकिन डेटाबेस के अंदर लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग पढ़ने वाले अगले चैप्टर में, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिससे इस काम को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। थर्ड, डेटा इंटीग्रिटी, मैंने समझा ही दिया आपको कि डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। ये तीन वर्ड याद रखना है आपको, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। डेटा सिक्योरिटी के लिए भी डेटाबेस यूज होता है। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या मतलब हुआ, एक ऑथराइज्ड पर्सन डेटाबेस को एक्सेस करेगा, ठीक है। एक ऑथराइज्ड पर्सन के पास ही ये अथॉरिटी होगा कि डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है। इसके लिए भी हम लोग कोड पढ़ेंगे, DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कनकरेंट एक्सेस मैंने बता दिया, एट अ टाइम मल्टीपल यूजर इसको यूज कर सकता है। एंड क्रैश रिकवरी, अगर किसी कारण से डेटाबेस क्रैश होता है तो उसके लिए बैकअप भी होता है इसके अंदर। तो ये सारे एडवांटेज हैं डेटाबेस के। अब देखो, इसके बाद आता है जो डेटाबेस, यहाँ तक कंप्लीट होता है अपना। इसके बाद का पार्ट है रिलेशनल डेटा मॉडल। अब ये क्या है, पहले तो रिलेशनल डेटा मॉडल समझने से पहले समझते हैं डेटा मॉडल क्या होता है। डेटा मॉडल का क्या मतलब है,
देखो, सबसे पहले तो ये मॉडल एक लॉजिकल चीज़ है, फिजिकली ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, जब हमको एक घर बनाना है तो पहले हम लोग एक मॉडल ध्यान में लेते हैं कि घर ऐसे होगा। एक बिल्डिंग बनानी है तो पहले हम लोग का ध्यान में रहता है कि यहाँ पे बिल्डिंग होगा, यहाँ उसका गेट होगा, यहाँ पे इतने रूम बनेंगे, इस रूम का शेप ऐसे होगा, यहाँ बालकनी होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले डिसाइड करते हैं लॉजिकल, उसी को बोला जाता है मॉडल। ये घर का एक मॉडल तैयार हो गया, और उसी मॉडल के बेस पे जो फिजिकल चीज़ें बनाई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, जो बिल्डिंग है। सेम है, डेटा मॉडल एक लॉजिकल एंटिटी हो गई, या लेकर मैं बोलूँ तो एक लॉजिकल, एक हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे डेटाबेस तैयार किया जाता है। डेटाबेस कैसा होगा, उसमें डेटा कैसे स्टोर किया जाएगा, किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाएगा, ये सब के जो लॉजिकल थिंकिंग है, इसी को क्या बोला जाता है, डेटा मॉडल। तो मल्टीपल टाइप्स के डेटा मॉडल हैं, बहुत सारे ऐसी सोच हो सकती है कि डेटा को कैसे स्टोर कराना है। स्टोर कराने के बहुत तरीके हो सकते हैं, तो उसमें से एक तरीका है डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर कराया जाए, रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर कराया जाए डेटा को। तो इसी रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा को स्टोर कराने का जो लॉजिकल थिंकिंग है, इसी का नाम है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है। और इस मॉडल के ऊपर अगर हमने काम किया और एक डेटाबेस तैयार कर दिया तो उसी का नाम हम रखते हैं रिलेशनल डेटाबेस। उसी का नाम हो जाता है रिलेशनल डेटाबेस। एक ऐसा डेटाबेस जिसमें डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर कराया जाता है, ऐसे डेटाबेस को हम लोग बोलेंगे रिलेशनल डेटाबेस। और एक ऐसा मॉडल जिसमें डेटा को टेबल के फॉर्म में, या रो और कॉलम के फॉर्म में, या मैट्रिसेस के फॉर्म में स्टोर कराया जाता है, उसको बोलेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लें, क्या है डेफिनेशन। है डेटा मॉडल वेयर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स, और इसी टेबल को क्या बोला जाता है, रिलेशन। इसी टेबल को बोला जाएगा रिलेशन। कंसिस्टिंग ऑफ रोज, रोज को बोला जाएगा टपल्स, एंड कॉलम्स, कॉलम को बोला जाएगा एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अभी बात हो रही है यहाँ पे डेटा मॉडल का। याद रखना, ये एक रिलेशन हमने अभी सोचा है कि ऐसा एक हम टेबल बनाएंगे जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा। ये सारी लॉजिकल चीज़ें हैं, अभी फिजिकल ये टेबल नहीं है। ठीक है, तो डेटा मॉडल वेयर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स कंसिस्टिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स। इसके बाद कोर कंपोनेंट ऑफ द रिलेशनल मॉडल। अब रिलेशनल मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसको समझते हैं क्या क्या कंपोनेंट हैं। चलिए मैं एक टेबल से ही मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे एक मान लो स्टूडेंट नाम का हमने टेबल बनाया, ये हमने एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया। इसमें यहाँ पे है रोल, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास। कुछ वैल्यू में फिल कर देता हूँ मैं, 01, 02, 03। नेम इसका रखता हूँ ए, इसका बी, अगेन इसका ए, एंड क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 12th। तो दिस इज अ टेबल ऑफ नेम स्टूडेंट्स। तो अगर मैं आपसे बताऊं इसका ये एक रिलेशन है, इसका नाम क्या है, तो इस रिलेशन का नाम हो जाएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट इज द नेम ऑफ रिलेशन। इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, एक है रोल का, एक है नेम का, एक है क्लास का। रोल, नेम और क्लास। ठीक है, तो ये तीनों हो गए एट्रीब्यूट्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स हमारे कितने हो गए, 3। कौन कौन सा, रोल, नेम और क्लास। रोल, नेम और क्लास, दीज आर द 3 एट्रीब्यूट्स। रिकॉर्ड या टपल्स बोलो, या फिर इसको रिकॉर्ड बोलो, रिकॉर्ड्स, ये होता है
ये एक एक रो की बात करता हूँ, 01A11, दिस इज वन रिकॉर्ड. सिमिलरली 02B12, दिस इज another record. 03A12, ये अलग रिकॉर्ड. तो इसके अंदर 3 टपल हो गए या 3 रिकॉर्ड हो गए और 3 एट्रीब्यूट हो गए. तो अब इससे क्या क्या समझ में आया? स्टूडेंट एक रिलेशन है जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है, रोल, नेम और क्लास. इसके अंदर 3 टपल है या 3 रिकॉर्ड है, 01A11, 02B12, 03A12. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब इसमें से दो चीज़ें मैं और आपको समझा देता हूँ. नंबर, डिग्री क्या होता है और कार्डिनलिटी क्या होता है. कार्डिनलिटी क्या होता है और डिग्री क्या होता है. कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसको बोलेंगे डिग्री. और नंबर ऑफ टपल्स या रिकॉर्ड, इसको बोलेंगे कार्डिनलिटी. तो अगर मैं पिछले वाले टेबल की बात करूं, ये अब मैं आपसे पूछूं इसका डिग्री कितना है, स्टूडेंट रिलेशन का डिग्री कितना है. तो डिग्री इन द सेंस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 3, रोल, नेम एंड क्लास. देयर आर 3 एट्रीब्यूट्स, सो डिग्री हो गया 3. सेम कार्डिनलिटी, कितने टपल हैं, 1 2 3, 3 टपल हैं, तो कार्डिनलिटी भी क्या हो गया, 3 हो गया. तो डिग्री भी इसका क्या आएगा, 3 आएगा और कार्डिनलिटी भी 3 आएगा. यहाँ पे लिखा है डिग्री क्या है और कार्डिनलिटी क्या है. डिग्री द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, कार्डिनलिटी द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन. ठीक है. अब टपल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, ऑलरेडी आपको मैं करवा चुका हूँ. इसके बाद है कीज इन अ रिलेशनल मॉडल. की क्या होता है और की का पर्पस क्या है, पहले तो इसको समझते हैं. कीज आर एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ रिलेशन. कीज का बेसिकली काम होता है, पहले तो समझते हैं कीज है, होता क्या है. कीज एक कोई एट्रीब्यूट होगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स होगा. एक एट्रीब्यूट को की बोलेंगे या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट को हम लोग की बोलेंगे. की का यूज किया जाता है किस काम के लिए, हर एक टपल को, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए की का यूज किया जाता है. ठीक है. 4 मेन टाइप के हमारे पास की है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की और फॉरेन की. ठीक है. इसको भी हम लोग समझते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं. कैंडिडेट की से समझना क्या होता है. चलिए तो आते हैं कैंडिडेट की के ऊपर. पहले यहाँ मैं एक रिलेशन के थ्रू ही मैं आपको समझाता हूँ. फिर से मैं एक रिलेशन बनाया. इस रिलेशन का नाम मैं स्टूडेंट फिर से रखता हूँ, स्टूडेंट, STU. हाँ 3, ठीक है. रोल है ये, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक कॉलम और बनाता हूँ, रोल, नेम, क्लास, और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ. ठीक है. डेटा फिल करता हूँ मैं 01, 02, 03, नेम A, क्लास 12th, मोबाइल नंबर 12345678 9. ठीक है. तो एक स्टूडेंट रिलेशन बनाया जिसके कि 4 एट्रीब्यूट हैं, रोल, नेम, क्लास और मोबाइल नंबर. 3 टपल हैं इसके पास, 01
वाला टपल, 01 रोल वाला टपल, 02 वाला और 03 वाला। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ इसमें हर एक टपल, अब टपल देखो कितने हैं, ये एक टपल है हमारे पास, ये देख दूसरा टपल है हमारे पास, और ये एक तीसरा टपल है हमारे पास। ठीक है, इसको ऐसे कर देता हूँ, ये 3 टपल है हमारे पास। ठीक है, अब ये तीनों टपल को यूनिकली डिफाइन किया जा सके। ठीक है, तो यूनिकली डिफाइन करने के लिए 2 कंडीशन से होता है, ये नल वैल्यू भी नहीं कंटेन करेगा और पहले चीज तो नल वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, और दूसरा ये यूनिक होगा, मतलब रिपीट वैल्यू नहीं होगा। हालांकि कहीं किसी किसी केस में नल वैल्यू कंटेन करता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब की का आपको मैं प्राइमरी की स्पेशली पढ़ाऊंगा। अभी तो बस इतना समझना है कि इसमें से हर एक टपल को हम लोग यूनिकली डिफाइन कर सकें। अब यूनिकली डिफाइन करने का मतलब क्या होता है ये मैं बताऊं। जैसे क्लासरूम में अगर मान ले बैठा हुआ है, 50 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं किसी का नाम लेता हूँ, एक नाम मैंने लिया ए या ABC करके कि कोई नाम लिया, तो क्या ये नाम इनफ होगा कि हमारे पास एक ही बच्चा उठ के आएगा? इसकी गारंटी है क्या? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि नाम रिपीटेड हो, 3-4 बच्चे का वही नाम हो और वो 3-4 बच्चे हमारे पास आ जाए, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे नाम पॉसिबल नहीं है कि वो यूनिकली डिफाइन कर सके हर एक बच्चे को। लेकिन वहीं पे रोल नंबर किसी बच्चे का सेम नहीं हो सकता। अगर मैं बोल लूँ रोल नंबर 105, तो एक ही बच्चा हमारे पास आएगा जिसका कि रोल नंबर 105 होगा। तो इसी केस में हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं ए नाम बताता हूं तो ए नाम 2 बच्चे का है, ये भी आएगा ए नाम में और ये भी आएगा ए नाम में। उसी तरह अगर मैं क्लास बोलता हूं तो क्लास में ये बच्चा भी आएगा, क्लास 12th में बोलता हूँ 12th वाले बच्चे आ जाओ तो ये बच्चा भी आएगा, ये बच्चे भी आएगा और ये बच्चा भी हमारे पास आएगा। तो यूनिकली डिफाइन नहीं हो सका। लेकिन मैं यहीं पे बोलता हूँ रोल नंबर 1, तो हमको मालूम है यही बच्चा आएगा क्योंकि किसी और का रोल नंबर 1 है ही नहीं। मैं बोलता हूँ रोल नंबर 2, तो ये बच्चा आएगा हमारे पास। रोल नंबर 3, तो ये बच्चा आएगा हमारे पास। ठीक है, तो रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे सारे टपल को हम लोग यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह मैं मोबाइल नंबर से भी कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ 456, तो सिर्फ ये बच्चा आएगा। मैं बोलूँ 789 मोबाइल नंबर, तो सिर्फ ये बच्चा हमारे पास आएगा। 123 मोबाइल नंबर, तो सिर्फ ये बच्चा हमारे पास आएगा। इसका मतलब है रोल नंबर और मोबाइल 2 ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके हेल्प से रिलेशन के सारे टपल्स को हम लोग यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो रोल और मोबाइल ये दोनों कैंडिडेट की कहलाएंगे, ये दोनों कैंडिडेट की कहलाएगा। ठीक है, तो ऑल एट्रीब्यूट्स थ्रू व्हिच वी कैन यूनिकली डिफाइन ऑल द टपल्स इन अ रिलेशन कॉल्ड कैंडिडेट की। डेफिनेशन आपको मिलेगा यहाँ कैंडिडेट की का, पढ़िए। एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स डेट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। सारे टपल को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है कोई एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स, तो हम लोग उसको बोलेंगे कैंडिडेट की। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट टेबल की बात करूँ, स्टूडेंट आईडी जो कि मैंने यहाँ रोल नंबर बोला था, वो एक कैंडिडेट की हो सकता है। कैंडिडेट की के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट है वो है प्राइमरी की। अगर इसी में आप देखो रोल और मोबाइल नंबर, इसमें से कोई एक को अपने को प्राइमरी की बनाना है। रोल और मोबाइल में से किसी एक को प्राइमरी की बनाना है, तो DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये अथॉरिटी होता है कि वो डेटाबेस के लिए प्राइमरी की चूज करे। ठीक है, मान लेते हैं एज अ DBA मैंने इसको रोल को एज अ प्राइमरी की कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये DBA के पास ऑथोरिटी, कंप्लीट ऑथोरिटी होता है कि कैंडिडेट की में से कोई एक की उठाओ, उसको प्राइमरी की बना दो। तो एक याद रखना, एक रिलेशन में एट मोस्ट 1 प्राइमरी की होगा, एट मोस्ट। या तो आप नहीं रखेंगे कोई प्राइमरी की, रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक रख सकते हैं प्राइमरी की। ठीक है, तो एट मोस्ट 1 प्राइमरी की इज अ रिलेशन। तो DBA रोल को प्राइमरी की कंसिडर कर लिया। अब जो मोबाइल बचा, जो कैंडिडेट तो था लेकिन प्राइमरी की नहीं बन पाया, तो इस मोबाइल को बोल देंगे अल्टरनेट की। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख के बताता हूँ। अभी हमने देखा रोल
और मोबाइल, ये दो क्या था कैंडिडेट की था हमारा, सी के। अब इसमें से रोल बन गया प्राइमरी की, पी के, और मोबाइल जो बच गया, हो सकता था ज़्यादा कोई बच जाए, यहाँ तो दो ही है, हो सकता है 4 कैंडिडेट की आता, उसमें से एक प्राइमरी की बनता, बाकी जो बच गया ये बनेगा अल्टरनेट की, अल्टरनेट की। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जो क्या है कैंडिडेट की, क्या है प्राइमरी की, और क्या है अल्टरनेट की। कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट की। अब बचता है फॉरेन की। प्राइमरी की भी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। द चूजन कैंडिडेट की टू यूनिकली आइडेंटिफाई टपल इन अ रिलेशन, एक की चूज किया जाता है डीबीए के द्वारा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, जो कि प्राइमरी की बनेगा, मतलब एक ऐसा कैंडिडेट की जिसको डीबीए या प्राइमरी की सेलेक्ट करता है, ठीक है, वो प्राइमरी की होगा, बाकी जो बच गए वो कहलाएगा अल्टरनेट की। अल्टरनेट की का भी डेफिनेशन देखेंगे। कैंडिडेट की नॉट चूजन एज द प्राइमरी की, वो सारे कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं चूज किया गया उसको बोलेंगे अल्टरनेट की। एग्जाम्पल, इफ बोथ स्टूडेंट आईडी एंड ईमेल आर कैंडिडेट की। अब स्टूडेंट आईडी सबका यूनिक होगा, ईमेल भी सबका यूनिक होगा, ठीक है, तो दोनों कैंडिडेट की था, लेकिन स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया गया, तो जो ईमेल होगा वो अल्टरनेट की अपने आप बन जाएगा। अब फॉरेन की क्या होता है, ध्यान रखना। फॉरेन की के लिए मिनिमम 2 टेबल की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेशन क्या है, एट्रीब्यूट इन वन टेबल दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स, ठीक है। अब मैं कहूँ कोर्स आईडी इन एनरोलमेंट टेबल रेफरेंसिंग कोर्स आईडी इन ए कोर्स टेबल। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे 2 टेबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक बनाता हूँ मैं स्टूडेंट का और एक बनाता हूँ मैं ट्रांसपोर्ट का। 2 टेबल में आपके सामने या 2 रिलेशन में आपके सामने फर्स्ट रिलेशन में ये है रोल नंबर, ये है नेम और ये है क्लास। दूसरे में ये है रोल नंबर और ये है सोर्स स्टेशन, ये है डेस्टिनेशन स्टेशन, ठीक है। आर मतलब रोल नंबर, एन नेम, सी मतलब क्लास, अगेन आर रोल नंबर, एस सोर्स स्टेशन कहाँ से वो बस ले रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा फिल करता हूँ। 1 2 3, इसका नाम ए, इसका भी नाम ए, इसका नाम बी, इसका क्लास 12 11 10। रोल नंबर में लिखता हूँ 2 3 5। इसका सोर्स स्टेशन एक्स वाई जेड, ए भी नहीं लिखता हूँ, डब्ल्यू और एक्स। चलिए अब हम इस दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप बताइए जो सोर्स स्टेशन जिसका वाई है और डेस्टिनेशन स्टेशन डब्ल्यू है वो किस क्लास में पढ़ता है, ठीक है। मतलब एक वाई जिसका वाई है सोर्स स्टेशन और डब्ल्यू है डेस्टिनेशन स्टेशन, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। तब इसके लिए एक टेबल से काम नहीं चलेगा अपने को दोनों टेबल की हेल्प लगेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो रोल वाला है कि इसको इस रोल वाले के साथ हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। तो हम देखेंगे जो वाई से डब्ल्यू जाने वाले का रोल नंबर 3 है,
और स्टूडेंट टेबल में हमने 3 रोल नंबर चेक किया तो वो 10th क्लास में पढ़ता था, तो हमारा आंसर आया 10th क्लास। इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट की का जो ट्रांसपोर्ट टेबल का ट्रांसपोर्ट रिलेशन का ये क्या था, प्राइमरी की, जबकि इस स्टूडेंट टेबल के लिए यह जब फॉरेन की का काम करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ से कोई कनेक्शंस लेना हो, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि रोल नंबर 1 जिस लड़के का है वो उसका डेस्टिनेशन स्टेशन कौन सा है, वो कहाँ पे उतरता है बस से। अब ये स्टूडेंट टेबल से हम नहीं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते, तो फिर हम ये रिलेशन बनाए दो टेबल के बीच, और हमने देखा रोल नंबर 1 से यहाँ मैच कराया, रोल नंबर 1 नहीं, यहाँ पे मिसिंग है। चलिए रोल नंबर 2 के लिए सेम सवाल रखते हैं। रोल नंबर 2 का डेस्टिनेशन स्टेशन क्या है, तो रोल नंबर 2 हमने देखा, एक रिलेशन बनाया, रोल 2 मैच किया और डेस्टिनेशन स्टेशन जेड है, तो मैंने बताया रोल नंबर 2 जेड डेस्टिनेशन पे उतरता है। तो 1 2 3 रोल इसके लिए क्या था, एज अ प्राइमरी की था, लेकिन यहाँ पे ये क्या बन गया, एज अ फॉरेन की। तो यही है इसका डेफिनेशन। अगर आप लोग रीड करेंगे तो एन एट्रीब्यूट इन वन टेबल दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन बिटवीन टू टेबल। ठीक है, तो एक ऐसा एट्रीब्यूट जो एक टेबल का प्राइमरी की होगा और एज अ रेफरेंस दूसरे टेबल के लिए यूज होगा, तो दूसरे टेबल के नज़र में वो एज अ फॉरेन की कहलाएगा। आई थिंक सारे की का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। की से क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो की से आपको इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए रिलेशन बिटवीन टेबल्स, अभी हमने देखा कि हमेशा हमारे एक टेबल से काम नहीं बनेगा, तो मल्टीपल टेबल ज़रूरत होगी। तो मल्टीपल टेबल होगा तो दो टेबल या दो से अधिक टेबल के बीच में जो रिलेशंस होगा वो 3 टाइप का होगा, 1 to 1, 1 to many, many to many रिलेशनशिप। ठीक है, बस थ्योरी पर्पज से देखेंगे इसको, क्योंकि थ्योरिकल चीज़ भी है ये। अगर एक रिलेशन है कोई ए मान लेते हैं और ये दूसरा रिलेशन है बी, इसके बीच के रिलेशन को बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी ए के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। अब 1 to many रिलेशनशिप क्या होगा, एक ए मल्टीपल, एक रिलेशन ए है ये बी के साथ भी रिलेट है, सी के साथ भी रिलेट है, तो इसको बोलते हैं 1 to many रिलेशनशिप। अब बनता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है, बहुत सारे टेबल के साथ रिलेट कर रहा है, इसको बोलते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। आप लोग को थ्योरिकली ये याद रखना है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन द टेबल्स, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मेनी रिलेशनशिप और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। बहुत सारे टेबल एलएचएस साइड भी होगा, बहुत सारे टेबल आरएचएस साइड भी होगा, तो इसको बोला जाएगा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, एलिजिबिलिटी। कांस्टेंट्स का सिंपल सा मतलब है एलिजिबिलिटी। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स हम लोग 2 टाइप के कांस्टेंट्स इसके अंदर पढ़ेंगे, एक तो यूनिक और दूसरा पढ़ेंगे नल। ठीक है, नल कांस्टेंट। यूनिक का मतलब है कि ये एट्रीब्यूट रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार अगर किसी टपल के लिए एट्रीब्यूट मिल चुका है, वो अब दूसरे टपल के लिए वो सेम नहीं होगा। जैसे कि रोल नंबर, किसी एक को अगर एक बार एक रोल नंबर असाइन हो चुका है, दूसरे को सेम रोल नंबर असाइन नहीं होगा, इसको बोलते हैं यूनिक। नल का मतलब है ये एम्प्टी भी नहीं होगा, खाली भी नहीं छोड़ सकते इसको। अब जैसे एग्जाम के टाइम में अगर मैं बात करूँ रोल नंबर, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको कि रोल नंबर असाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, यूनिक और नल। अभी जो हम लोग कैंडिडेट की और प्राइमरी की पढ़े थे, तो प्राइमरी की के लिए जरूरी होता है कि इट मस्ट बी यूनिक एंड नॉट नल। याद रखना, नल मतलब एम्प्टी होता है, तो प्राइमरी की के बारे में आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक एंड नॉट नल। इंटीग्रिटी कांस्टेंट में हम लोग यही देखेंगे,
ensure that the primary key is unique and not null. Ensure that the primary key is unique and not null. Referential integrity, ensure that the foreign key correctly references primary key in other table. अगर foreign की हम लोग कुछ बना रहे हैं तो वो दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रेफरेंस में ले रहा है, प्राइमरी की का रेफरेंस है, इस चीज को ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो दो इंटीग्रिटी थी, एंटिटी इंटीग्रिटी, दूसरा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब हम लोगों ने इस पूरे इसमें क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप करते हैं इसको। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस को बनाना क्यों जरूरी है, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, और कीज कौन कौन से होते हैं, कौन से की क्या जरूरत है, कौन सा की का क्या यूटिलिटी है, इसको हम लोगों ने इस पूरे इसमें पढ़ा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।